गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है बच्चों? हम लोग इनकम टैक्स में कुछ अमेंडमेंट्स कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने टीडीएस चैप्टर से स्टार्टिंग करी थी। और टीडीएस चैप्टर में हम लोगों ने 194P सेक्शन को डिस्कस कर लिया था। एंड आज की क्लास में हम लोग सेक्शन 194Q को डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो होएगी ये सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट, सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट एंड सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए काम की है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये बच्चे ये वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। तो हम लोग इनकम टैक्स में टीडीएस चैप्टर में एक सेक्शन नया इंट्रोड्यूस हुआ है 194Q। आज की क्लास में हम उसे करने जा रहे हैं। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। क्या है ये 194Q? क्यों 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 आया ये सेक्शन? देखते हैं सर क्यों आया ये सेक्शन। देखिएगा बेटा, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सेक्शन हमारे पास आया ये 1 जुलाई 2021 ऑनवर्ड्स हमारे ऊपर एप्लीकेबल है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो हमने 1 जुलाई 2021 ऑनवर्ड्स करी है, हम उसके ऊपर ये सेक्शन को एप्लीकेबल कराएंगे। तो सबसे पहले तो आपको डेट पता होनी चाहिए कि कौन सी डेट को आया। प्लस जब भी हम लोग 194Q सेक्शन को डिस्कस करेंगे तो इसके साथ ना हमारे पास एक सेक्शन आ जाएगा 194Q, अकेला नहीं आएगा। इसके साथ ना हम एक और सेक्शन पढ़ेंगे 206C1H। एक तो ये सेक्शन एंड इसके साथ ही साथ ना हमारे पास एक सेक्शन और आ जाएगा 206AA। यानी कि जब हम लोग ना ये सेक्शन को पढ़ेंगे तो ये सेक्शन के साथ ना हम लोग 2 सेक्शन को और पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि ये क्लास में ना सिर्फ आपको 194Q नहीं जिसका आपको सुनने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, इसके साथ ही साथ आपको 206C1H भी मिलेगा और 206AA भी मिलेगा। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा नया सेक्शन टीडीएस का 194Q। आइए देखते हैं क्या ये सेक्शन। तो ये सेक्शन प्लीज़ देखिएगा कि मान लो कोई मिस्टर सेलर है और वो किसी मिस्टर बायर को कोई गुड सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है मैम? अगर कोई मिस्टर सप्लायर हैं और वो किसी मिस्टर बायर को कोई गुड सप्लाई कर रहे हैं और मिस्टर बायर पेमेंट कर रहे हैं मिस्टर सेलर को, तो मिस्टर बायर के ऊपर 194Q के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। लेकिन 194Q में कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया को जब हम कंप्लाई करेंगे तभी 194Q एप्लीकेबल होएगा मिस्टर बायर के ऊपर, अदरवाइज नहीं होएगा। ठीक है ना? तो क्या है ये जरा देखेंगे ध्यान से हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा क्या कहता है 194Q सेक्शन हमारे पास। देखो ये कौन से डेट को आया, विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। और ये कहता है सेक्शन 194Q रिक्वायर्स एनी पर्सन बीइंग अ बायर। तो मैंने भी किसको कवर किया? मिस्टर बायर को, क्योंकि आपको पता है टीडीएस के प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं सेक्शन है, तो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होएगा? बायर के ऊपर। और वैसे भी आपको पता है कि टीडीएस के चैप्टर में जो पर्सन पेमेंट कर रहा होता है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन आते हैं। तो मिस्टर सप्लायर ने मिस्टर बायर को कोई गुड सप्लाई किया तो मिस्टर बायर के ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। बट कब एप्लीकेबल होंगे? जब मिस्टर बायर एलिजिबल बायर होंगे। अब 194Q में एलिजिबल बायर कब होंगे? कोई भी ऐसा बायर जिसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर जो टर्नओवर है, कोई भी मिस्टर बायर जिनका टर्नओवर 194Q कब एप्लीकेबल होएगा, मैं एक बार यहाँ बता देती हूँ फिर रीडिंग कराती हूँ। कोई भी मिस्टर बायर है, सेक्शन 194Q, कोई भी मिस्टर बायर है अगर इनका टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड कर जा रहा है 10 करोड़ रुपये से, तो मिस्टर बायर के ऊपर 194Q की प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ ना एक और सिचुएशन है, क्या है कि मिस्टर बायर का इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ को एक्सीड होना चाहिए, एज वेल एज इनका जो ट्रांजेक्शन है, यानी कि जो इन्होंने जो गुड्स परचेज किया है, जो गुड्स की वैल्यू है उसकी जो वैल्यू है वो एक्सीड करनी चाहिए वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीडिंग 50 लाख। मैम ये जो 50 लाख है ये वन ट्रांजेक्शन के लिए या एग्रीगेट ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए? ये एग्रीगेट ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए है।
जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इन्होंने 30 लाख रुपीज़ की एक परचेज़ करी, 20 लाख रुपीज़ की एक परचेज़ करी, है ना, तो और मान लो फिर 20 लाख रुपीज़ की एक और परचेज़ करी, तो ये केस में यहाँ तक तो कोई TDS नहीं काटना है मिस्टर बायर को, बट ये 20 लाख रुपीज़ पे TDS काटना है। तो एक सिंगल ट्रांजेक्शन एक्सीड कर जाए 50 लाख को, तो वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज़ 50 लाख पे TDS डिडक्ट करना है, या फिर मान लो एग्रीगेट ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सीड कर जाए 50 लाख रुपीज़ को, तो इनको TDS डिडक्ट करना होएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये 194Q क्या है, 194Q का मतलब अगर कोई मिस्टर बायर किसी पर्सन से कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं और उनका टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड कर रहा है 10 करोड़ रुपीज़ को, तो ये केस में मिस्टर बायर के ऊपर 194Q के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। और अगर मिस्टर बायर ने जो भी परचेजिंग करी है और उसकी जो वैल्यू है, जो गुड्स की वैल्यू है, गुड्स की वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज़ 50 लाख, तो एक्सीडिंग वैल्यू पे हम लोग TDS को डिडक्ट करेंगे। और रेट ऑफ TDS क्या होने वाला है, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे रेट ऑफ TDS क्या होएगा, तो रेट ऑफ TDS होएगा 0.1% का। यानी कि मिस्टर सप्लायर ने मिस्टर बायर को कोई गुड्स सप्लाई किया और वो गुड्स की वैल्यू कितनी है, मान लो फॉर एग्जांपल 60 लाख है, और ये जो ट्रांजेक्शन हुई है ये 1 जुलाई 2021 ऑनवर्ड्स, ऑन और आफ्टर हुई है, ठीक है ना। अगर मिस्टर सप्लायर ने मिस्टर बायर को कोई गुड्स सप्लाई किया और मान लो गुड्स की वैल्यू कितनी है 60 लाख रुपीज़ है, ठीक है ना, और ये जो ट्रांजेक्शन हुई है ये 1 जुलाई 2021 ऑनवर्ड्स हुई है, तो ये केस में मिस्टर बायर का अगर टर्नओवर, मान लो मिस्टर बायर जो है वो एलिजिबल बायर है और मिस्टर बायर का टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ को एक्सीड कर चुका है, तो ये केस में मिस्टर बायर के ऊपर 194Q के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे और वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज़ 60 लाख के ऊपर, यानी कि 50 लाख तक तो कोई TDS नहीं डिडक्ट करना है, 50 लाख के ऊपर इनको 10 लाख पे, यानी कि 60 में अगर मैं बात करूँ तो ये जो 60 लाख रुपीज़ की ट्रांजेक्शन हुई है, इस 60 लाख में से 50 लाख पे तो इनको कोई TDS नहीं डिडक्ट करना है, ओके मैम। रिमेनिंग जो 10 लाख बचा हुआ है, इस 10 लाख पे इनको TDS डिडक्ट करना है एट द रेट ऑफ 0.1%। आई बात समझ में। तो ये है पूरा प्रोविजन हमारा 194Q। एक बार और मैं बता देती हूँ अपनी खुशी के लिए, 194Q सेक्शन क्या है। 194Q सेक्शन कहता है कि कोई भी पर्सन अगर वो एलिजिबल बायर है, एलिजिबल बायर कब होएगा, जब ऐसा बायर जिसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ को एक्सीड कर जाए और ये मिस्टर बायर ने 1 जुलाई 2021 ऑनवर्ड्स कोई भी गुड्स परचेज किया है वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज़ 50 लाख, तो ये केस में मिस्टर बायर 194Q के अंतर्गत आ जाएंगे और ये केस में इनके ऊपर TDS के प्रोविजन अट्रैक्ट कर जाएंगे और ये 194Q के अंतर्गत TDS डिडक्ट करेंगे 0.1% का। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल एक मिस्टर सप्लायर है जिन्होंने एक मिस्टर बायर को एक गुड सप्लाई किया हुआ है, और मिस्टर बायर जो है वो एलिजिबल बायर है, मान लो 194Q के अंतर्गत आते हैं, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इनका जो टर्नओवर है वो एक्सीड कर रहा है रुपीज़ 10 करोड़ को। तो ये केस में अगर मिस्टर बायर ने कोई भी ट्रांजेक्शन करी है 1 जुलाई 2021 ऑनवर्ड्स, तो फिर ये केस में इनके ऊपर 194Q के प्रोविजंस आएंगे। तो मिस्टर सप्लायर हैं जिन्होंने मिस्टर बायर को कोई गुड सप्लाई किया, वैल्यू रुपीज़ 60 लाख, मानो कि मिस्टर बायर एलिजिबल बायर है और ये जो ट्रांजेक्शन हुई है वो 1 जुलाई 2021 ऑनवर्ड्स हुई है, तो ये केस में मिस्टर बायर के ऊपर 194Q के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। और कैसे TDS डिडक्ट होएगा, 50 लाख रुपीज़ पे तो कोई TDS डिडक्ट नहीं होएगा, बट वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज़ 50 लाख पे TDS डिडक्ट होएगा 0.1% का। इतनी बात समझ में आती है, ओके मैम। अब वन टाइम जो ट्रांजेक्शन है वो 50 लाख को एक्सीड कर जाए या एग्रीगेट ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सीड कर जाए 50 लाख रुपीज़ को, ठीक है ना। आओ देखते हैं क्या कहा आपके इंस्टीट्यूट ने। इन्होंने कहा सेक्शन 194Q रिक्वायर्स एनी पर्सन बीइंग अ बायर who is responsible for paying any sum to any resident seller for purchase of goods of the value or aggregate of value or aggregate of value, such value exceeding rupees 50 lakh in a previous year, to deduct tax at source 0.1% of such sum exceeding rupees 50 lakh। आई बात समझ में। टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होएगा,
तो टाइम ऑफ डिडक्शन के लिए इन्होंने कहा कि टाइम ऑफ डिडक्शन होएगा जिस टाइम पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट क्रेडिट हुई है, या जिस टाइम पे हमारे अकाउंट्स में पेमेंट क्रेडिट हुई है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने लिखा हुआ है, विच एवर इज अर्लियर डेट। क्या कहते हैं देखिएगा, द डिडक्शन इज टू बी मेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द रेजिडेंट सेलर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट मेड विच एवर इज अर्लियर। ठीक है ना, तो जिस टाइम पे सेलर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट क्रेडिट हुई है वो टाइम, या फिर जिस टाइम पे हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया, यानी सेलर ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया, विच एवर इज अर्लियर इवेंट पे टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ओके मैम, और क्या कहते हैं, सीबीडीटी के पास पावर हैं गाइडलाइंस इशू करने की, कि अगर सीबीडीटी को लगता है कि इस प्रोविजन में कुछ चेंजेस एंड ऑल करने तो फिर वो कभी भी कर सकते हैं। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस, अब ये कहते हैं कि 194 क्यों एप्लीकेबल नहीं होएगा, वहाँ पे जहाँ पे टीडीएस का कोई और प्रोविजन एप्लीकेबल हो, या फिर जहाँ पे 206C1H एप्लीकेबल हो, जहाँ पे कोई टीडीएस का कोई और प्रोविजन एप्लीकेबल हो, या फिर जहाँ पे सेक्शन 206C1H एप्लीकेबल हो। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बच्चों जब भी हम ये वाले सेक्शन को डिस्कस करेंगे तो 194 क्यू तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके अलावा हमारे पास 206C1H भी आ जाएगा और 206AA भी आ जाएगा। खैर ये अभी थोड़ी देर में आएगा, अभी इसकी बात आ गई है ना। क्या कहता है हमारा सेक्शन 206C1H, क्या कहता है ये सेक्शन? ये सेक्शन कहता है कि अगर किसी मिस्टर सेलर ने किसी मिस्टर बायर को कोई गुड सप्लाई किया और मान लो मिस्टर बायर 194 क्यू के अंतर्गत ये एलिजिबल बायर नहीं है, 194 क्यू के अंतर्गत ये एलिजिबल बायर नहीं है, यानी कि मिस्टर बायर का जो टर्नओवर है वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ को एक्सीड नहीं किया है। तो ये केस में मान लो ये मिस्टर सेलर है और इनका टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर एक्सीड कर गया है 10 करोड़ को, तो ये केस में जो मिस्टर सेलर है ये टीसीएस कलेक्ट करेंगे मिस्टर बायर से। ओह, इसका मतलब ये अगर बायर एलिजिबल है, बायर का टर्नओवर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ को एक्सीड कर जाता है एंड ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सीडेड ₹50 लाख, देन 50 लाख के ऊपर की वैल्यू पे बायर 0.1% की रेट से टीडीएस काटेगा। और अगर बायर एलिजिबल नहीं है और सेलर एलिजिबल है, एलिजिबल का मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में सेलर का टर्नओवर या ग्रॉस रेसिट एक्सीड कर गया है 10 करोड़ से, तो बायर एलिजिबल नहीं तो सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा 0.1% की रेट से। देखो क्या कहते हैं, सेलर ने बायर को कोई गुड सप्लाई किया और बायर एलिजिबल नहीं है, और अगर सेलर एलिजिबल है, एलिजिबल का मतलब क्या हुआ, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में सेलर का टर्नओवर एक्सीड कर गया 10 करोड़ रुपीज़ को, तो ये केस में मिस्टर सेलर टीसीएस कलेक्ट करेंगे, है ना। अगर वैल्यू एक्सीड करेगी ₹50 लाख को, वैल्यू एक्सीड करेगी ₹50 लाख को, एंड रेट ऑफ टीसीएस क्या होएगा, क्या होएगा, रेट ऑफ टीसीएस क्या होएगा, 0.1% का। मैम सेम टू सेम, यस सेम टू सेम, बस ये ना कि अगर बायर एलिजिबल है तो बायर डिडक्ट करेगा और अगर सेलर एलिजिबल तो सेलर करेगा। मैम अगर बायर भी एलिजिबल है और सेलर भी एलिजिबल है तब क्या होएगा, अगर बायर भी एलिजिबल बायर है और सेलर भी एलिजिबल सेलर है तो ये केस में 194 क्यू के अंतर्गत टीडीएस डिडक्ट करेगा बायर, तो फिर टीसीएस की प्रोविजंस नहीं आएंगे। आई बात समझ में। अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक मिस्टर सेलर है और एक मिस्टर बायर है और दोनों ही क्या है, एलिजिबल है, तो ये केस में यानी कि इनका टर्नओवर एक्सीड कर गया इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ को, और जो मिस्टर बायर है इनका भी टर्नओवर या ग्रॉस रेट है ना, इसमें ग्रॉस रेट टर्नओवर जितना जो भी है वो भी आ जाएगा, टर्नओवर एक्सीड कर रहा है इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ का, तो फिर अब दोनों ही एलिजिबल हो गए ना, और वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 लाख, तो टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस आएंगे।
तो फिर ये क्या होएगा, तो फिर इस केस में फिर TCS नहीं कटने वाला है और बायर TDS को डिडक्ट करेगा। आई बात समझ में? यस मैम, ये तो मज़ेदार था। यस, बहुत मज़ेदार था ना यार ये सेक्शन। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS, कब हम TDS नहीं डिडक्ट करेगा 194Q के अंतर्गत। देखिएगा, टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड टैक्स इज कलेक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ 2061H अदर देन सेक्शन ए, है ना? आई बात समझ में? अब ये कहते हैं इन केस ऑफ अ ट्रांजेक्शन टू विच बोथ सेक्शन 2061H एंड 194Q इज रिक्वायर्ड, देन ये केस में क्या होएगा, 194Q के अंतर्गत TDS काटेगा। टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194Q, यानी कि जब दोनों सेक्शंस आ जाएंगे हमारे पास, जब हमारे पास दोनों सेक्शन आ जाएंगे 2061H एंड 194Q, तो ये केस में 194Q के अंतर्गत हम TDS को डिडक्ट करेंगे। ओके मैम, मीनिंग ऑफ बायर यानी कि एलिजिबल बायर कौन है मैं आपको बता चुकी हूँ, बट एक बार रीड करवाना है। बायर मीन्स अ पर्सन हुज टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसीट from the business carried on by him exceeded rupees 10 crore during the financial year immediately preceding the financial year in which the purchased goods is carried out। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारे पास एलिजिबल बायर। आप थेरी करो और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ना देखो तो मज़ा कहाँ आती है यार, है ना? तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। कहाँ से लाए हो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन? अरे यार तुम्हारे मैथ से, तुम्हारे स्टडी मैथ से, ठीक है ना? चलो तब ठीक है, आ जाओ फटाफट एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं इस पूरे के पूरे 194Q एंड 2061H का। मैम आपने तो 206AA भी कहा था। अरे बाबा आएगा आएगा, सब्र रखो सब्र रखो। एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर गुप्ता अ रेजिडेंट इंडियन, ठीक है, रेजिडेंट होना मांगता है बायर और सेलर दोनों को, इन अ रिटेल बिजनेस एंड इज टर्न ओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 21-22। फाइनेंशियल ईयर 2021 वॉज 12 करोड़। जो भी हो यार, अगर ये मिस्टर गुप्ता है, ये अगर सेलर है तब भी एलिजिबल हो जाएंगे और अगर बायर है तब भी एलिजिबल हो जाएंगे। मैं आगे का क्वेश्चन पढ़ती हूँ। मिस्टर गुप्ता रेजिडेंट इंडियन is in a retail business and his turnover for the financial year 2021 was rupees 12 crore sorry. He regularly purchases goods from another resident Mr. अग्रवाल। चलो एक बात तो क्लियर हो गई, जो मिस्टर गुप्ता है ये बायर है और मिस्टर अग्रवाल से ये परचेज कर रहे हैं, तो ये मिस्टर अग्रवाल क्या होंगे, सेलर होंगे। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, है ना। हम एग्जाम्पल कर रहे हैं जिसमें एक मिस्टर गुप्ता जी आए हुए हैं हमारे पास, मिस्टर गुप्ता, और एक है मिस्टर अग्रवाल, ठीक है ना। तो मिस्टर गुप्ता जो है वो कौन है, बायर है, और मिस्टर अग्रवाल कौन है, सेलर है। चल भाई इतनी बात तो हमें समझ में आती है। ओके, अ होलसेलर एंड द एग्रीगेट पेमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 वॉज 95 लाख। वाह, मिस्टर बायर ने मिस्टर सेलर से जो गुड्स परचेज किया है वो 95 लाख रुपीज़ का है, यानी कि मिस्टर सेलर ने इनको जो गुड्स सप्लाई किया है वो 95 लाख रुपीज़ का है। बट प्लीज़ एक बात को ध्यान रखना, ये जो सेक्शन है 194Q ये 1 जुलाई 2021 ऑनवर्ड्स आया ना, तो ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2021 हम TDS को डिडक्ट करेंगे, 194Q के प्रोविजंस को एप्लीकेबल करवाएंगे, एंड 1 जुलाई 2021 बिफोर ये प्रोविजंस नहीं आएंगे। आई बात समझ में। खैर, ये जो 95 लाख रुपीज़ की जो वैल्यू है जो मिस्टर बायर ने गुड्स परचेज किए, ये एग्रीगेट वैल्यू है, इसमें कुछ ट्रांजेक्शन बता रखे हैं, आइए देखते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, 95 लाख रुपीज़ की इन्होंने गुड्स परचेज करी है, जिसमें से 20 लाख रुपीज़ इन्होंने परचेज किया है जून में। अब मुद्दा ये आता है कि क्या इस 20 लाख पे TDS डिडक्ट होएगा। आप सोचो और मुझे बताओ कि क्या इस 20 लाख पे TDS डिडक्ट होएगा। मैम नहीं डिडक्ट होएगा। क्यों नहीं डिडक्ट होएगा? क्योंकि मैम आपने कहा है कि 194Q जो है ये 1 जुलाई 2021 ऑनवर्ड्स आया है, ऑन और आफ्टर के लिए एप्लीकेबल है, और ये जो ट्रांजेक्शन हुई है ये तो जून में हुई है। ओ हाँ, तो इस पे TDS डिडक्ट नहीं होएगा।
अच्छा मैम, ओके। तो मैं पहले तो इस 95 लाख में से इसको हटा दूँ यार। यार ये 95 में ना कुछ ट्रांजेक्शन है, जिसमें एक ट्रांजेक्शन है 20 लाख रुपीज़ की, जो 1 जून 2021 को हुई है, और यहाँ पे तो 194Q सेक्शन तो एप्लीकेबल ही नहीं था। ओके मैम, फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हुई है यार? 25 लाख ऑन 12/8/2021, ठीक है। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हुई है वो कब हुई है? 25 लाख रुपीज़ की, और ये कब हुई है? 12 अगस्त 2021। क्या ये डेट पे 194Q आ गया था? हाँ जी मैम, ये डेट पे तो 194Q आ गया था। बट मैम यहाँ पे टीडीएस कटेगा क्या? आप सोचो टीडीएस कटेगा क्या? नहीं मैम, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? बिकॉज मैम आपने हमें बताया था कि 194Q के लिए अगर वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 लाख होएगा तभी तो 194Q सेक्शन आएगा, और अगर वैल्यू एक्सीड ही नहीं करेगी तो 194Q नहीं अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजेक्शन तो हमारी 1 जून को हुई थी। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जिससे बच्चों को ध्यान रहे, क्लैरिटी रहे। इस पे तो एप्लीकेबिलिटी नहीं थी, यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी तो आ गई 194Q की, बट जो ट्रांजेक्शन की वैल्यू है ये 20 लाख प्लस 25 लाख, अभी तो 45 लाख रुपीज़ ही है। तो इसका मतलब है वैल्यू एक्सीड ही नहीं करी 50 लाख से, तो यहाँ पे टीडीएस नहीं डिडक्ट होएगा। ओके मैम, नेक्स्ट देखते हैं। फिर ये कह रहे 22 लाख ऑन 23 नवंबर 2021। इन्होंने कहा 22 लाख रुपीज़ की एक और गुड्स परचेज करी हुई है इन्होंने, 22 लाख रुपीज़ की, और ये है 23 नवंबर 2021। अब यहाँ पे प्लीज़ देखेंगे ध्यान से, अब यहाँ पे ना गेम हो गया। 20 लाख रुपीज़ पे तो लगना ही नहीं था, 25 पे लगा, लेकिन सेक्शन तो अट्रैक्ट कर गया, बट वैल्यू एक्सीड नहीं करी, तो फिर यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा बायर। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे 22 लाख रुपीज़ की है, इसका मतलब है ये 45 लाख रुपीज़ हुआ, और यहाँ पे 22 में से हमने ना प्लस कर देना यहाँ पे 5 लाख, क्योंकि तभी तो वैल्यू एक्सीड करेगी 50 लाख को। तो हमने ये 22 में से, ये जो 22 लाख है इसमें से 5 लाख रुपीज़ तो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, तब जाके ये जो वैल्यू है वो एक्सीड करेगी 50 लाख को, ये 50 लाख। तो इस 50 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं कटेगा। बट अब 22 माइनस 5, मैम 22 माइनस 5 क्यों किया? इसलिए बेटा ना, क्योंकि यहाँ पे 45 लाख हो चुका था ऑलरेडी। हाँ जी मैम, और बेटा 22, अभी 5 लाख रुपीज़ तो इसमें और कम है ना, तो ये 5 लाख रुपीज़ हमने यहाँ पे शॉर्ट ऑफ करवा दिया, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी? 50 लाख। तो इस पर तो कोई टैक्स नहीं डिडक्ट होएगा। अब इस 20 लाख में से, यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 22 लाख रुपीज़ की परचेजिंग मिस्टर बायर ने करी है, 22 लाख रुपीज़ की परचेजिंग मिस्टर बायर ने करी है 23 नवंबर 2021 को। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 22 लाख, इस पे से 5 लाख पे तो हम टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है मैम। और ये 17 लाख जो है, यस हम इस पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे। अब बायर के ऊपर टीडीएस के प्रोविजन अट्रैक्ट कर गए। हाँ जी मैम, 17 लाख पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे, कितना? 0.1% का, और ये कितना आ गया? 1700। आई बात समझ में? अब ये कब डिडक्ट करेंगे? तो डिडक्शन का टाइम पीरियड है कि जब सेलर ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट रिकॉर्ड करी या एक्चुअल में पेमेंट क्रेडिट हुई, विच एवर इज अर्लियर इवेंट, है ना। अच्छा, अब आगे देखिएगा, आगे एक और ट्रांजेक्शन है, एंड 28 लाख 25/3/2022, और एक 28 लाख रुपए की इन्होंने और परचेजिंग करी है 25/3 को। चल भाई, 25 लाख रुपीज़ की इन्होंने एक और परचेजिंग करी हुई है, किस डेट को करी हुई है? 25 मार्च 2021 को। तो इसका मतलब ये, अब यहाँ पे तो 50 लाख का तो क्राइटेरिया पहले ही कंप्लाई हो गया, तो इस पे तो सीधे लग जाएगा 25 लाख। अगर इस पे हम ना 0.1% का टीडीएस 194Q के अंतर्गत डिडक्ट करेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2500। आई बात समझ में? तो इसका मतलब हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि देखो हमने ना एक चीज़ कर लिया कि ये 20 लाख पे तो नहीं डिडक्ट होने वाला है, एंड
25 लाख पे मैंने डिडक्ट किया, 22 लाख पे मैंने डिडक्ट, 25 लाख पे मैंने डिडक्ट किया, 20 लाख पे मैंने डिडक्ट नहीं किया। इस 22 में से हमने 5 लाख रुपीज़ 50 लाख में सेट ऑफ करवा दिए, 17 पे डिडक्ट किया एंड 28 पे फ्लैट डिडक्ट कर लिया, ठीक है ना। एंड आगे assume the said amounts were credited to the Mr. Agrawal's account in the assume that the said amounts were credited to Mr. Agrawal's account in the books of Mr. Gupta on the same date। ओ, इसका मतलब ये है कि इन्होंने जिस डेट को परचेज करी सेम डे पेमेंट भी कर दी। इसका मतलब रेट डेट क्या होएगी टीडीएस को डिडक्ट करने की, तो रेट होएगा 0.1% का एंड जो डेट होएगी वो सेम डेट होएगी, क्योंकि जिस दिन इन्होंने ट्रांजेक्शन करी है उसी दिन इन्होंने क्या कर दी है, पेमेंट भी कर दी है ना। तो फिर जो डेट इनकी पेमेंट की होएगी वही डेट इनकी टीडीएस डिडक्शन की डेट भी हम मान लेंगे, ठीक है मैम। आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन द एबव फैक्ट एग्जामिन द टीडीएस टीसीएस इम्प्लीकेशन इफ एनी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो मैंने आपको बता दिया, पहला क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आप बताओ कि इनके ऊपर क्या एप्लीकेबल होएगा, टीडीएस या टीसीएस। तो ऑफ कोर्स मिस्टर जो गुप्ता है वो एलिजिबल बायर है, तो इनके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होएगा, ठीक है। Would our answer be different if Mr. Gupta's turnover in the financial year 2021 was ₹8 crore? Yes, of course. अगर मिस्टर गुप्ता का टर्नओवर 8 करोड़ हो जाएगा तो मिस्टर गुप्ता 194 क्यू के अंतर्गत टीडीएस को डिडक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल। एंड वुड आंसर 1 and 2 चेंज इफ पैन हैज नॉट बीन फर्निश्ड? अब ये हम बात करेंगे। अच्छा, एक चीज प्लीज और देखेंगे। मिस्टर अग्रवाल टर्नओवर इन द फाइनेंशियल 2021 वॉज 15 करोड़। इसका मतलब ये बातों बातों में हमसे क्या कह रहे हैं कि जो मिस्टर गुप्ता है ये एलिजिबल बायर है और मिस्टर सेलर जो है वो एलिजिबल सेलर है। समझेंगे ध्यान से, जो मिस्टर गुप्ता हैं वो एलिजिबल बायर है और बाद में ये क्वेश्चन में लास्ट में कह रहे हैं कि जो मिस्टर अग्रवाल है वो एलिजिबल सेलर है। तो ये केस में क्या होएगा, तो देखो अगर दोनों ही बायर और सेलर दोनों ही एलिजिबल है तो 194 क्यू में प्रोविजन 194 क्यू के प्रोविजन सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर मिस्टर बायर एलिजिबल बायर नहीं होंगे तो मिस्टर सेलर के ऊपर ऑब्लिगेशंस होंगे, ये 0.1% की रेट से टीसीएस को कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनका प्लीज देखेंगे पहला क्वेश्चन, जो इनका पहला क्वेश्चन है इसमें कहा है कि ऊपर ये जो इन्होंने फैक्ट्स दे रखे हैं, इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप बताओ टीडीएस एंड टीसीएस की इम्प्लीकेशन। तो मिस्टर बायर भी एलिजिबल, मिस्टर सेलर भी एलिजिबल, तो ये केस में जो मिस्टर बायर है वो टीडीएस को डिडक्ट करेंगे, टीसीएस नहीं कलेक्ट होएगा। बट सेकंड में कह रहे हैं वुड आंसर भी डिफरेंट इफ मिस्टर गुप्ता टर्नओवर फाइनेंशियल 2021 वाज 8 करोड़। तो मिस्टर बायर एलिजिबल बायर नहीं होंगे। यहाँ पे दे रखा है कि मिस्टर सेलर जो है वो एलिजिबल सेलर है, तो ये केस में मिस्टर सेलर टीसीएस को कलेक्ट करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं वुड आंसर चेंज इफ पैन हैज नॉट बीन फर्निश्ड। देखो मैंने आप लोगों को बताया था सेक्शन 206AA के अंतर्गत अगर कोई पर्सन डिडक्टर है और वो पेमेंट को डिडक्ट कर रहा है तो वो डिडक्टी से पैन की डिमांड करेगा। और अगर डिडक्टर ने डिडक्टी से पैन की डिमांड करी और डिडक्टी ने पैन फर्निश नहीं किया तो ये केस में 206AA कहता है अगर डिडक्टर ने पैन की डिमांड करी डिडक्टी से और डिडक्टी ने पैन नहीं दिया तो ये केस में 206AA के अंतर्गत 0.1% और 5% विच एवर इज हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट होएगा। आई बात समझ में। तो ये है हमारा सेक्शन 206AA। 206AA क्या कहता है, अगर डिडक्टर ने यानी कि बायर ने सेलर से उसका पैन डिमांड किया कि आप अपना पैन दो हमें टीडीएस डिडक्ट करना है और सेलर ने अपना पैन नहीं दिया बायर को यानी कि डिडक्टर को, तो ये केस में जो मिस्टर बायर है यानी कि जो डिडक्टर है वो क्या करेगा 0.1% और 5% विच एवर इज हायर रेट क्या है 5%। तो मिस्टर बायर ये केस में 194 मिस्टर बायर 194 क्यू के अंतर्गत बेटा टीडीएस डिडक्ट करेंगे एट द रेट ऑफ 20% अगर पैन फर्निश नहीं हुआ तो। आई बात समझ में। तो ये था हमारा 206AA। तो मैंने आपसे कहा था कि जब हम लोग ना अपना 194 क्यू सेक्शन डिस्कस करेंगे तो 206C1H भी आएगा और 206AA आएगा। तो 206AA कब आया, जब मिस्टर डिडक्टर ने यानी कि मिस्टर बायर ने मिस्टर सेलर से पैन की डिमांड करी और डिडक्टी ने अपना पैन फर्निश नहीं किया तो ये केस में 5% के रेट से टीडीएस काटेगा कौन, मिस्टर बायर। ओके, तो ये हो गया हमारा ये सेक्शन 194 क्यू कंप्लीट। और आपके स्टडी मैट में एक क्वेश्चन था जिसको मैंने करा दिया एंड हिंट आंसर है, आप इसको रीड कर लेंगे सेम टू सेम, ठीक है ना।
तो आज की क्लास हमारी यहीं तक के लिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई पर्टिकुलर सेक्शन आपको रिवाइज करना है या कोई पर्टिकुलर सेक्शन आपको चाहिए तो आप मुझे बताएं एंड मैं आपको वो सेक्शन रिवाइज करवा दूंगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।